जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको जानकारी दूंगा रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आप किराए पे रहने जाते हैं या फिर किराए पर दुकान लेने जाते हैं या फिर किराए पे फ्लैट लेने जाते हैं, मतलब रेंट पर किसी भी प्रकार से किसी का मकान, दुकान, फ्लैट वगैरह आप लेते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट बनता है। रेंट एग्रीमेंट से फायदा क्या होता है कि इससे है कि जो मकान मालिक है वो भी सेफ रहता है और जो रेंटर है, किराएदार, वो भी सेफ रहता है। दूसरा क्या है, किसी प्रकार का कोई शक शंका एक दूसरे पे नहीं रहता है, सब चीज क्लियर रहता है। इसीलिए रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है कि भविष्य में कोई विवाद ना हो। अब देखिए, बहुत सारे लोग रेंट एग्रीमेंट जब बनाते हैं तो उसमें कुछ गलतियां करते हैं, पुराने फॉर्मेट, पुराने धर्रे पे बनाते हैं और बाद में जब किसी प्रकार का भी स्कैम होता है, ठगी होता है, धोखाधड़ी होता है, इसमें किराएदार को भी दिक्कत होती है, मकान मालिक को भी दिक्कत होता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि रेंट एग्रीमेंट जो फॉर्मेट में आप जाते हैं, किसी एडवोकेट के पास चले गए या फिर किसी सीएससी सेंटर वाले के पास चले गए, कहीं साइबर कैफे में चले जाते हैं या फिर जहां स्टाम्प पेपर बिकता है वहां से ऑनलाइन स्टाम्प निकाल के वहीं बनवा लेते हैं, किसी नोटरी से बनवा लेते हैं, सीधा जाते हैं, उनका जो फॉर्मेट रहता है वो बना देता है, आप दोनों का साइन हो जाता है, हो गया रेंट एग्रीमेंट तैयार। लेकिन ये गलत है। रेंट एग्रीमेंट का मतलब है कि जो स्टाम्प पेपर है, जितना का वैलिड है, चाहे वो 100 रुपया का ही क्यों ना हो, 100 रुपया से कम का तो ऐसे भी स्टाम्प पर होना ही नहीं चाहिए अगर रेंट एग्रीमेंट बन रहा है तो उस पर क्या है कि सारी चीजें आप खुद भी टाइप कर सकते हैं या खुद भी लिख सकते हैं या फिर अपने रेंटर से लिखवा सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जो आप कुछ ऐड करना चाहे वो सारी चीज लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मेट बना हुआ है उसी हिसाब से अपना बनाते जाए। जैसे ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी कई मकान मालिक है जो इसके चक्कर में फंस चुके हैं, कई किराएदार भी फंस चुके हैं इसके चक्कर में। जैसे कि बता दूं कि अभी जब से जीएसटी वाले मामला आया है, एक मामला ऐसे ही दिल्ली का ही है कि एक व्यक्ति आता है, रेंट एग्रीमेंट बनवाता है, पैसे भी एडवांस करता है 2 महीने का और उस मकान में वो रहना स्टार्ट कर देता है। होता क्या है कि उस मकान में रहना स्टार्ट कर देता है, वो कमर्शियल टाइप का रहता है मकान, और उसमें करता क्या है कि वो उस रेंट एग्रीमेंट के आधार पर बाकी डॉक्यूमेंट्स तो मकान मालिक का लग ही जाता है, ले ही लेता है किसी बहाने से। बिजली बिल ले लिया, उसी के पास आया, आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी बहाने से उपलब्ध करा ही लेते हैं कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, ये कराना है फॉर्म का, और ऐसे कर जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ मकान मालिक है उनका दुरुपयोग करके और उस डॉक्यूमेंट का गलत फायदा उठा लिया जाता है। इसी तरह से हुआ क्या कि किराएदार आया, जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो रेंट एग्रीमेंट बनाया, उसमें रहने लगा। 6 महीने बाद वो खुद खाली करके मकान चला गया, ना अपना डिपॉजिट वापस लिया, यहाँ तक कि पैसे जो एडवांस दे रखे थे वो भी वापस नहीं लिया। अचानक एक दिन बंद करके वो चला गया, दोबारा लौटा ही नहीं। बाद में जब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना होता है तो वहां पर क्या होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है। तो छापा कट पड़ता है तो वहां खोजा जाता है, मकान मालिक को भी खोजा जाता है, क्योंकि उसी के नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसी एड्रेस पर कर लिया जाता है। बहुत सारे ठगी करने वाले, बहुत सारे फ्रॉड करने वाले, बहुत सारे स्कैमर अभी ऐसा है जो इसी प्रकार से किसी का मकान ले लेते हैं, मकान मालिक के नाम पर ही जीएसटी करा लेता है। अगर मकान मालिक का आईडी उपलब्ध नहीं होता है किसी कारणवश तो क्या करते हैं, बिजली बिल तो रहता ही है उसके पास, वो क्या करते हैं किसी और के आईडी पर, जिसके साथ फर्जीवाड़ा करना होता है, किसी और के आईडी पर, किसी और के पैन कार्ड लेकर और उस एड्रेस पर, उस एड्रेस का इस्तेमाल करके, उस एग्रीमेंट को इस्तेमाल करके उस एड्रेस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वो चले जाते हैं। बाद में क्या होता है, उस जीएसटी पर बहुत सारा फ्रॉड किया जाता है, बहुत सारा अनैतिक लेन देन किया जाता है, बहुत सारे इलीगल काम किए जाते हैं। बाद में फंसता कौन है, मकान मालिक, क्योंकि एड्रेस तो यही है, एड्रेस तो फॉर्म का एड्रेस यही दिया हुआ है, कंपनी नाम का एड्रेस यही दिया हुआ है, एग्रीमेंट यही लगाया हुआ है, यहाँ पे छापा पड़ता है। और बाद में क्या होता है, मकान मालिक से भी इंक्वायरी होती है, मकान मालिक भी फंसते हैं उसमें, मकान मालिक को भी उसका पार्टनर समझा जाता है और बहुत सारी परेशानी हो जाती है। भले ही इससे मकान मालिक निकल जाते हैं, बहुत सारे है जो अपने आप को निर्दोष साबित कर लिए कि भाई मेरी गलती नहीं, मैंने तो रेंट पर दे रखा था, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, लाखों रुपए लग जाते हैं, साल, 2 साल, 5 साल आपको कोर्ट कचहरी में अपने आप को साबित करना पड़ता है कि मैं गलत नहीं हूँ, जीएसटी ऑफिस में जाकर साबित करना पड़ता है मैं गलत नहीं हूँ। तो आपने जितना पैसा कमाया नहीं उस रेंटर से, उसका 10 गुना पैसा आपका चला भी गया, समय बर्बाद हो गया, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा, जीएसटी ऑफिस का चक्कर लगा। तो इसीलिए सावधानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंट एग्रीमेंट अगर कोई भी मकान मालिक बना रहे हैं, अभी रेंट पे आप मकान दे रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट चाहे वो रेसिडेंशियल क्यों ना हो, कमर्शियल क्यों ना हो, किसी शॉप के लिए क्यों नहीं दे रहा है, किसी फॉर्म के लिए क्यों नहीं दे रहा है, किसी भी काम के लिए आप दे रहे हैं मकान, चाहे फैमिली वालों के ही क्यों नहीं रहने के लिए दे रहे हैं, आपको क्या करना है कि एग्रीमेंट बनाते हैं
तो ये नहीं कि जो एग्रीमेंट बनवाने गए बना के जो दे दिया नोटरी या फिर जिससे बनवा रहे हो बना के दे दिया और आप सिर्फ साइन करा लिए हो गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब उस एग्रीमेंट में ये चीज आप दर्ज जरूर कराए कि आप जो रूम दे रहे हैं किस पर्पज से दे रहा है, रहने के लिए दे रहा है या फिर किसी दुकान के लिए दे रहा है या फिर किसी कंपनी के लिए दे रहा है। तो कोई चीज के लिए दे रहे हैं तो सारा चीज तो मेंटेन कराएंगे कि इस काम के लिए मैं दे रहा हूं। दूसरा उसमें मेंटेन ये चीज कंपल्सरी आपको कराना है आज के डेट में कि इस एड्रेस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है जो मेरा रेंटर है या किराएदार है तो उसे मुझसे एनओसी लेना पड़ेगा, मतलब मकान मालिक से एनओसी लेना पड़ेगा, क्लियरिफिकेशन लेना पड़ेगा, उससे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तब जाकर इस एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन मान्य है, अन्यथा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता। ये आपके एग्रीमेंट में दर्ज होना चाहिए। कहीं भी एग्रीमेंट बना रहे हैं तो ये चीज एग्रीमेंट बनाने वाले को बोलो कि एक लाइन में ये चीज भी उसमें ऐड कर दे। इसके अलावा जो जो चीज आप पर्पस नहीं चाहते हैं इस एड्रेस पर वो चीज भी ऐड कर दे। जैसे बहुत सारे लोग आपके एड्रेस पर क्रेडिट कार्ड इशू करवा लेते हैं, आपके एड्रेस पर बहुत सारी चीज इशू करवा लेते हैं, तो आप उस एग्रीमेंट में सारा मेंशन करवा सकते हैं कि इस एड्रेस पर आप क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करा सकते हैं, इस एड्रेस पर किसी प्रकार का लोन मान्य नहीं है, अगर लोन लेना चाह रहा है तो मुझसे मतलब मकान मालिक से इसमें एनओसी लेना अनिवार्य है। ये सारी चीज आपको एग्रीमेंट में होना चाहिए। बाकी जो चीजें हो तो लिखाता है, लेकिन ये सारी चीजें जो जो चीज आप नहीं चाहते कि आपके एड्रेस पर ये एक्टिविटी नहीं हो वो सारी चीजें एग्रीमेंट में होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एग्रीमेंट बन जाता है और आप सीधा साइन करा लेते हैं। एग्रीमेंट में नॉर्मल चीजें लिखी हुई होती है जो आमतौर पर भी लिखी जाती है, पुराना फॉर्मेट होता है उसी पर सब बना रख लेते हैं। तो ये नहीं, ये सारी चीजें ऐसे में क्या होगा कि कल होके उस एग्रीमेंट के आधार पर उस एड्रेस पर गलत तरीके से कोई किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा के कोई फर्जीवाड़ा करता है, कोई स्कैमर उस एड्रेस पर जाके स्कैम कर लेता है, कोई व्यक्ति आपके एड्रेस पर लोन ले लेता है, मालिक इस एड्रेस पर रहता है, लोन कहीं से ले लिया, भाग गया, चुकाया नहीं, भला ही आपके नाम पर लोन नहीं है लेकिन एड्रेस तो आपका है, परेशानी तो आपको है कि बार बार तो आपके यहाँ का टॉर्चर करेगा कि वो आदमी गया कहाँ, एग्रीमेंट आपके पास है। तो ये सारी चीजें क्या है कि आप उस पर मेंशन कराने से फायदा ये होता है कि आपको किसी प्रकार का कोई कभी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ एग्रीमेंट दिखाएंगे कि मैं एग्रीमेंट बनाया था इस आधार पर बनाया, इसमें सारी चीज मेंशन है, आप देख लीजिए। और आपसे जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा या फिर आपसे किसी प्रकार का लोन लिया होगा, चाहे एग्रीमेंट जमा किया होगा, तो आपको तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ एग्रीमेंट आपको पढ़ना चाहिए था। एग्रीमेंट में ये बातें लिखी हुई है, तो आप किस आधार पर आप ही उस उल्टा उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आप किस आधार पर उसको लोन दिए, किस आधार पर इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ, किस आधार पर आपने इसको कोई कार्ड इशू किया, ये सारी चीजें आप उल्टा उस पर कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि आपका एग्रीमेंट में ये चीज दर्ज है। उस एग्रीमेंट का वो कहीं भी इस्तेमाल करेगा तो एग्रीमेंट तो पढ़ के ही कोई इस्तेमाल करेगा, या फिर जहां भी कुछ होगा तो एग्रीमेंट में देख लेगा कि ये चीजें नहीं तो खुद नहीं करेगा जब तक कि आप एनओसी नहीं देंगे। तो ये चीजें आपको मेंशन करवाना जरूरी है। दूसरा क्या है कि जो रेंटर है, जो फर्जीवाड़ा करने वाले नहीं है, गलत करने वाले नहीं है, साफ सुथरा व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, उनके लिए भी फायदा है कि उनके यहाँ कोई रह के कोई गलत काम कर लेता है तो वो भी नहीं फंसेंगे, उनको भी किसी चीज़ का दिक्कत। आज आप गलत काम करने वाले नहीं है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है रेंटर को, तो उसे तो कोई आपत्ति ही नहीं है, वो तो अपना रहने के लिए ले रहे हो तो सारी चीज़ें देख लेंगे। अगर उससे कुछ कराना है तो आपसे एनओसी ले लेगा। तो ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, मकान मालिक को भी दिक्कत हो रहा है, किराएदार को भी दिक्कत हो रहा है। तो कभी भी रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे थे, रेंट एग्रीमेंट जो नोटरी से बनता है वो 11 महीने के लिए बनता है, आपको पता ही है। तो 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट बनता है तो उसमें आप खुद से भी बना सकते हैं, या फिर अगर नोटरी से बनवा रहे हैं या फिर किसी से बनवा रहे हैं तो सारा चीज़ ये सब मेंशन करा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो 11 महीने से ज़्यादा का जो बनता है वो आपको पता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से बनता है, सब रजिस्ट्रार के पास बनता है, जिसे लीज कहते हैं, जो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 11 साल तक के लिए बन जाता है। तो उसमें क्या है, उसमें भी सेम चीज़ आप ऐड करा सकते हैं और उस चीज़ को लीज बनवा सकते हैं अगर 11 महीने से ज़्यादा के लिए दे रहे हैं तो। लेकिन ये चीज़ें जरूर ऐड करें, आप फर्जीवाड़ा से अभी आज के फर्जीवाड़ा से बचना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़ा हो रहे हैं। और कभी भी आप मकान मालिक है, कोई भी रेंटर आपको आईडी देता है तो अब क्या है, आधार अभी फर्जीवाड़े तरीके से भी लोग क्या करते हैं, आधार में एडिट करके दूसरा आधार बनवा लेते हैं। सब चीज़ वही रहता है, एडिट करवा लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि किसी का आधार लेते हैं तो ये नहीं कि आधार लिया और एग्रीमेंट उसी में बना लिया, आधार को भी वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है। एक बार आप माई आधार ऐप में जाकर चेक कर ले कि वो आधार ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या फिर किसी प्रकार से एक बार जरूर वेरीफाई कर ले कि आधार ओरिजिनल है या नहीं, या फिर स्कैन करके आप देख ले, पता चल जाएगा आधार असली है या नकली है, तब जाकर आगे की कार्रवाई कराए। दूसरा बात क्या है कि अगर आधार कार्ड दे भी रहा है, आप एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो एक बार पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा ले। ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन होता है
उससे क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन कराने से क्या होता है कि कल होके कुछ भी होता है उसमें आप दोषी पाए नहीं जाते हैं, मकान मालिक दोषी नहीं पाया जाता है। वो रेंटर का मामला होता है, अगर कोई क्राइम भी करता है तो जाने वो उसका काम जाने, वो जानेगा प्रशासन। पुलिस वेरिफिकेशन आसान तरीके से ऑनलाइन हो जाता है, इसमें किसी को कहीं शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ रेंटर से आधार ले लेना है, उससे एक फोटो ले लेना है और ऑनलाइन आप पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसमें रेंटर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, काम हो जाता है। मान लिया जाए पता भी चलेगा तो और अच्छी बात है, अगर कहीं कहीं उस रेंटर को लेके आना होता है, जो मेन रेंटर होता है, तो लेके भी जाएंगे आप, कहीं चौकी में करा सकते हैं, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करवा के जरूर रखें। जो किराएदार पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहता है, समझिए कि उसके मन में किसी प्रकार का शक है, संशय है, कोई गलत काम करना चाह रहा है, तो इससे किराएदार को भी मत रखें आप। दोस्तों, इसमें कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है। आप क्या करें कि आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है इससे संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं कानून से संबंधित आपको जानकारी देता हूँ, या फिर गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित, या फिर रेलवे से संबंधित कोई अपडेट आता है, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, बहुत सारे मुद्दों पर आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में जो सवाल लिखेंगे उस सवाल पे भी आपको जवाब जरूर मिलेगा वीडियो के माध्यम से। सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।